नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। तो आज के बाजार पर विशेष निगाह, क्योंकि कल बजट है और ईटी नाउ स्वदेश पर आपको सुबह 7 बजे से लगातार मेगा कवरेज देखने को मिलेगी, जहां पर न सिर्फ बजट से पहले की रणनीति और बजट, एक बार जब बजट का फाइन प्रिंट सामने आ जाएगा, तमाम बातें सब सामने आ जाएंगी, तब भी हम आपको दिग्गज एक्सपर्ट बड़े पैनल के साथ आपको तमाम बातें बताएंगे। लेकिन जरा आज के बाजार पर निगाह डालें तो आज के बाजार की शुरुआत जो हुई वो शुरुआत थोड़ी दबाव भरी रही। उसके बाद बाजार ने रिकवरी ली, लेकिन बाद में फिर दबाव में आया। लेकिन बाजार बंद होते होते जिस तरह से बाजार में शानदार रिकवरी नजर आई, उससे यह साफ है कि जो इंपैक्ट था वो नतीजों और खबरों की वजह से ज्यादातर स्टॉक्स में था, लेकिन इंडेक्स में ऑप्टिमिज्म अभी भी कायम है। जी हां, अगर हम निफ्टी को देखें तो आज निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली बाजार में और निफ्टी नीचे से करीब 150 अंक सुधरा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 400 अंकों का सुधार हमें निचले स्तरों से देखने को मिला। 24,500 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 52,300 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। आज देखें तो ग्रासिम जो है निफ्टी 50 गेनर्स में आगे रहा, 2.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। एनटीपीसी में भी लगभग 2.5% की तेजी रही। अल्ट्राटेक में भी लगभग 2.5% की तेजी रही। एचडीएफसी बैंक का नतीजों की वजह से यहां पर भी एक्शन नजर आया, 2.25% की तेजी हमें नजर आई। हालांकि 2013 के बाद इंट्राडे में सबसे ज्यादा गिरावट विप्रो में देखने को मिली। 9.25% गिरकर बंद हुआ विप्रो। कोटक बैंक की बात करें तो यहां पर भी नतीजों का इंपैक्ट नजर आया, 3.5% से ज्यादा की गिरावट। रिलायंस, एचडीएफसी जहां एक तरफ पॉजिटिव था, दिग्गज में कोटक और रिलायंस, यहां पर दबाव नजर आया। रिलायंस 3.5% गिरा यहां पर। एसबीआई लाइफ, आईटीसी और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि बाजार बंद होते होते जो एडवांस डिक्लाइन की पिक्चर थी वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की कहानी बयां कर रही थी। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो को आपके सामने रखते हैं। 1430 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए। बाजार बंद होते थे 1430 शेयर। 1092 स्टॉक ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। तो ये बाजार का पूरा ब्यौरा। और इस बीच हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं हेंसेक्स सिक्योरिटीज के एवीपी रिसर्च और बिजनेस डेवलपमेंट महेश ओझा जी। बहुत बहुत स्वागत महेश जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड से किरण जानी साहब भी जुड़ रहे हैं। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, जाहिर सी बात है निगाह कल पर रहेगी और कल पे निगाह होनी भी चाहिए। इस लिहाज से क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? क्या अब जाहिर सी बात है कि जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया है, जिन्होंने अभी एक तरह से वेट एंड वॉच वाली स्थिति अपनाई है, उनको और थोड़ा इंतजार करते हुए तमाम जब बजट की तमाम बातें सामने आ जाएं, फाइन प्रिंट सामने आ जाए, तब आगे बढ़ना होगा? डेफिनेटली अगर अपन ये बजट में की बात करें तो ये गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में जो बजट तो ऑलरेडी फरवरी में पेश हो चुका है, बट जुलाई में जो है थोड़ा बहुत जो जो स्मॉल चेंजेस है वो देखने को मिल सकते हैं। बट मोटा मोटी वो लगता है कि वही इन लाइन ऑफ ही बजट रहेगा और उसमें कोई मेजर चेंजेस अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी है या पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेलवे है, यही सेक्टर मोटा मोटी फोकस में रहेंगे। एक जो रूरल एरियाज में है उसके लिए शायद हो सकता है कहीं ना कहीं पे जीएसटी रिडक्शन की जो है कहीं ना कहीं पे कुछ सेक्टर में अपने को देखने को मिल जाए। तो मोटा मोटी इन लाइन रहेगा, बट बजट शायद से हो सकता है कि नॉन इवेंट भी रह जाए, क्योंकि बजट से पहले ही इतना अप एंड डाउन हो चुका है। अब शायद फंडामेंटल के हिसाब से भी आप देखें तो फंडामेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, बजट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो है स्टॉक उस हिसाब से रिएक्ट फिलहाल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज भी देखें तो फंडामेंटल के हिसाब से ही किए थे, बजट की जो थीम के हिसाब से स्टॉक रिएक्ट करने चाहिए वैसा मूवमेंट अभी फिलहाल स्टॉक्स में नहीं दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल वेट एंड वॉच का सिनेरियो होना चाहिए, लंबी पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। बजट के बाद में ही थोड़ा सा जो भी पोजीशन अपने को बनाना है बजट के बाद में करना चाहिए। थोड़ा बजट की तमाम बातें जब सामने आ जाएं और उसके बाद से मार्केट क्या रिएक्ट करता है, उसे देखकर आपको रणनीति अब बनानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपके सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। पहला सवाल जो है वो भारत कुमार साहब का है। कैनरा बैंक पे इन्होंने सवाल पूछा है। 116 की बाइंग है। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
बताइए कैनरा बैंक में क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? 116 की बाइंग है, इनके भाव से बस थोड़ा ही नीचे है स्टॉक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर कैनरा बैंक की हम बात करें तो स्टॉक अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइक 20 50 100 डेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से 110 109 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को होल्ड रखता है तो चांसेस है कि वापस हम इसमें एक रिवाइवल देख सकते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली वापस पीएसयू बैंक में एक अट्रैक्शन भी देख रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर 110 के नीचे जाता है तो फिर इनको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि 110 के नीचे जाएगा तो फिर ये 100 102 जो 200 इज मूविंग एवरेज है वहां तक जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ 110 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। ऊपर में 120 122 का रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो लेवल क्रॉस करेगा आपको 130 तक की भी रैली देख सकती है। तो एज ऑफ नाउ 110 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए और होल्ड करने की आपको सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल इरेडा पे है। सौम्या सिंह हमारी एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है 240 के भाव पे उन्होंने इरेडा का शेयर लिया हुआ है। बताइए महेश जी क्या करना चाहिए? 240 की बाइंग है इरेडा में। डेफिनेटली होल्ड करिए, और ये जो इनका खरीदी है वो ठीक ठाक भाव में है। और एक स्टॉप लॉस थोड़ा सा लोअर लेवल का दूंगा मैं से 218 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा सा नजरिया अगर लॉन्ग टर्म है तो हो सकता है स्टॉक आपको 340 से 360 तक के लेवल भी दिखा दे। बजट से एक्सपेक्टेशन भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो गया, और कंपनीज के हिसाब से देखें उसमें भी काफी अच्छे पॉजिटिव साइड इम्पैक्ट हो रहा है। लोअर लेवल का स्टॉप लॉस ऐसे कुछ बजट में अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो शायद थोड़ा नीचे भी दिखा दे। बट स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है, और आगे भी इसके जो डेटा है उसके हिसाब से लग रहा है कि आगे अच्छा खासा मूव इसके अंदर और देखने को मिलेगा। तो आगे और मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस भी आपको सुझाया गया, बने रहने की आपको इसमें सलाह। बढ़ते हैं आगे। युवराज का सवाल है, रेलटेल पर राय जानना चाहते हैं किरण जी। 544 544 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? सो ओवरऑल जो रेलवे के स्टॉक्स है उसमें काफी एक अच्छी तेजी देखने के बाद का हम एक करेक्शन फेस देख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो भी करेक्शन आ रहा है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। अब जैसे रिटेल की भी बात करें तो ₹600 के आसपास के हाई बने थे। 3 दिन से लगातार स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था। अब आज हमने देखा कि 20 दिन की मूविंग एवरेज को लिया। साथ ही साथ आप देखोगे तो प्रीवियसली एक जो अच्छा सपोर्ट था 490 500 वहीं आसपास कुछ सपोर्ट आइडेंटिफाई हुआ है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी आज अच्छे खासे हुए। तो जिनके पास से इनको होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी भी अगर कोई कर रहा है तो उनको करना चाहिए। ₹500 का लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, क्योंकि ₹500 ब्रेक हुआ तो फिर इसमें एक और प्रॉफिट करेक्शंस नीचे के लेवल पे आ सकता है। तो ऐसे में 500 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए रिटेल। तो यहां पर आपको खास रणनीति के तहत होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और संजय हैं हमारे एक दर्शक, जिन्होंने बजाज ऑटो पे अपना सवाल यूट्यूब के जरिए हम तक पहुंचाया है। 9,850 की इनकी बाइंग है बजाज ऑटो में। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 9,400 के ऊपर ये स्टॉक का, तो इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है। महेश जी, बजाज ऑटो में क्या राय होगी? डेफिनेटली अगर ये नजरिया थोड़ा सा दे देते, थोड़ा नजरिया लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली होल्ड ही है। अगर शॉर्ट टर्म में इनका नजरिया है जो 9180 का स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करिए, वापस से ये आपको 10,100 से 10,250 तक के लेवल जो है शॉर्ट टर्म में वापस दिखाने की क्षमता रखता है। और बाकी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इसके टारगेट जो है 10,500 से 10,800 से ऊपर भी बन रहे हैं। तो होल्ड करिए, और अगर लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। शॉर्ट टर्म है तो 980 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। ये है सलाह आपके स्टॉक पे इस वक्त आपको मिलती हुई। कुछ यूट्यूब पर लाइव सवाल भी आ रहे हैं, वो भी ले लेते हैं। एक हमारे दर्शक ने HAL पर सवाल पूछा है। 5,011 की इनकी बाइंग है और फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। बताइए किरण जी, HAL 5,011 की बाइंग क्या करना चाहिए? सो एचएएल की बात करें तो अगेन जैसे रेलवे के स्टॉक की हमने बात की थी, वैसे डिफेंस काउंटर भी कहीं न कहीं एक अच्छे खासे मूव के बाद की प्रॉफिट बुकिंग है। अब एचएएल की आज की अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखोगे तो कहीं न कहीं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिख रही है। स्टॉक में ऊपर में कहीं न कहीं 50 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, लेकिन उसके आसपास की क्लोजिंग है। इंट्राडे चार्ट्स में काफी अच्छी एक रिकवरी हम देखने को मिल रही है, और मोमेंटम इंडिकेटर पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है। तो एज ऑफ नाउ काफी रिस्की है, तो नई खरीदारी के लिए तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जिसके पास है वो 4700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं एचएल। और अगर 4700 ब्रेक नहीं करते हैं तो चांसेस है कि ऊपर में वापस 5400 5500 तक की एक अपस्विंग देखने को मिलेगी। तो ऊपर कोई भी लेवल आता है मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस कीजिए। नई खरीदारी के लिए एचएल इज नॉट एडवाइजेबल एट करंट मार्केट प्राइस।
ठीक है, तो ये है रणनीति एचएएल पर आपको किरण जी की तरफ से मिलती हुई। हमारे एक और दर्शक हैं यूट्यूब पर, चंदन घोलेकर नाम है इनका, आईआरएफसी पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है महेश जी 206 रुपया। बताइए आईआरएफसी पे क्या रणनीति बनाए? फिलहाल एक बार का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और वापस से अगर री एंटर लोअर लोअर में कहीं पे 175 से 180 के बीच में ये स्टॉक्स मिलता है, तब इसमें वापस से एंट्री करने की सलाह रहेगी। स्टॉक्स काफी ऑलरेडी रन अप हो चुके हैं, रेलवे के स्टॉक्स, तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। अगर कल सुबह अगर थोड़ा अपसाइड मोमेंटम मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए वापस लोअर लेवल में, मे बी ये 175 से 180 तक के लेवल आपको दिखेगा, तब उसके अंदर एंट्री वापस बना लीजिए। तो थोड़ा अगर कल उछाल मारता है ये स्टॉक का नजर आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह और री एंट्री के मौके खोजने पड़ेंगे आपको। चलिए, गौरव आहूजा यूट्यूब पर इन्होंने अपना सवाल टाटा पावर पे पूछा है किरण जी, और 423 के भाव पे इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं। टाटा पावर क्या करना चाहिए? आज पावर शेयरों में हमने देखा कि जबरदस्त तेजी भी नजर आई। सो ओवरऑल पावर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमने देख ली और पावर के स्टॉक अगर अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे देखोगे तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जोन में है। अब टाटा पावर का आज का प्राइस रिएक्शन आप देखोगे तो पियर्सिंग लाइन बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनी है। कहीं ना कहीं 100 दिवस की मूविंग एवरेज के ऊपर वापस ये कंफर्टेबली क्लोज भी हुआ है। यहाँ पे भी आप मोमेंटम इंडिकेटर में देखोगे तो कहीं ना कहीं रिवर्सल साइन हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 400 रुपए की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। अगर 400 का लेवल ब्रेक करेगा तो चांसेस है कि 200 डेज मूविंग एवरेज जो 365 के आसपास है वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ 400 रुपए की स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 430 से 450 का एक रेजिस्टेंस है, तो एटलीस्ट वहां तक आप होल्ड कीजिए। वहां आ जाने के बाद वापस अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लीजिए। तो एज ऑफ नाउ 400 की स्टॉप लॉस के होल्ड। तो फिलहाल हम इतने ही सवालों को शामिल करेंगे, और कल चूंकि बजट है तो जाहिर सी बात है हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। उनकी क्या उम्मीदें हैं, उन्हें क्या लगता है किस सेक्टर को ज़्यादा अपने रडार पे रखना चाहिए। किरण जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। ज़रा हमें बताइए कि चूंकि प्री बजट जो रैली रही उसमें हमने एफएमसीजी देखा, हमने खबरों के दम पे आईटी को भी देखा, इसके अलावा हम पावर, डिफेंस, शिपिंग, इन सभी में जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आ रहा था और जिस तरह से संकेत मिल रहे थे, कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी सामने आई, इंश्योरेंस सेक्टर भी उनमें शामिल रहा, हमने एक एक्शन ज़रूर देखा। आपकी नज़र कहाँ पे है? अगर बजट के मद्देनज़र देखें, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, अगर बजट को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर है या तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है वहां पे डेफिनेटली हमारा ध्यान रहेगा, और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी स्टॉक्स अवेलेबल रहेंगे वहां पे ध्यान रहेगा। लेकिन बजट के साथ साथ जिस तरह से हमारा मार्केट ओवरऑल चला है, वहां पे जिस तरह का प्रॉफिट बुकिंग या तो माहौल देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव बेट लेना चाहिए। तो हमारा पहला जो पिक रहेगा वो एफएमसीजी में से रहेगा डाबर। डाबर हम देख रहे हैं कि एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद फ्राइडे को रीटेस्टिंग हुआ, वहां से आज एक फॉलो बाइंग भी अच्छी हुई है। सो 635 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे 660 के टारगेट के लिए, एंड 622 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो डाबर एक डिफेंसिव प्ले के लिए हो गया। अब वापस मैं बजट के ऊपर आता हूं, तो बजट में हमें लग रहा है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इसके ऊपर बात हो सकती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेजी हमने देख ली है, लेकिन उसमें भी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक दूसरी तेजी के लिए या तो दूसरी रैली के लिए तैयार हो रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1890 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1940 का हमारा टारगेट रहेगा, 1860 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो एफएमसीजी में डाबर और इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो बजट की भी चर्चा और उसके लगे हाथ तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, और जाहिर सी बात है ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का बजट के लिहाज से हैं, तो यहाँ आपको निगाह रखनी है। महेश जी, आप बताइए आपकी नज़र कहाँ पे है बजट में, आप किन सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं? उसके साथ ही अपनी वीआईपी पिक भी बता दीजिए। डेफिनेटली एक इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जहाँ पे एक पब्लिक की सेफ्टी के साथ में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बूस्ट मिलता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर एक ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पे हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे इंश्योरेंस सेक्टर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ अगर अच्छा खासा डेवलपमेंट देती है तो वो इकोनॉमी के साथ में पब्लिक सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर है, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी डिमांड्स है वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट हमारे हिसाब से ध्यान दे सकती है। दूसरा है फर्टिलाइजर, जहाँ पे स्पेसिफिक सर ने ऑलरेडी मेंशन किया ही है। फर्टिलाइजर स्पेस में भी हमारे को थोड़ा लगता है कि वहाँ पे भी एक थोड़ी बहुत गुंजाइश बन सकती है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज है जहाँ पे काम थोड़ा सा रुका हुआ है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंपनीज में शायद हो सकता है कि वापस से जान डालने की कोशिश करेगी।
तो वो सेक्टर जो पर्टिकुलर है वहाँ पे अपना ध्यान में रहेगा। एक अपना वीआईपी पिक के एनएलसी इंडिया रहेगा, जहाँ पे आपको 3 से 6 महीने के नजर से 300-325 तक के टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर भी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से एनएलसी इंडिया जो है उसके हिसाब आप देख लीजिए। दूसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कंपनी है फंडामेंटली काफी बढ़िया है। बजट के हिसाब से अगर कोई भी एडवांटेज मिलता है तो बढ़िया है, बाकी अगर बजट के हिसाब से एडवांटेज नहीं भी मिलता है तो भी ये फंडामेंटली काफी बढ़िया है। और इसके अंदर 4,600 तक के लेवल जो है 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं, और 4,600 सरपास करे तो 4,800 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। पोर्टफोलियो पिक के तौर पे भी इसको यूज किया जा सकता है। महेश जी ज़रा ये बताइए कि कंजम्पशन थीम को अगर हम टारगेट करके चलें, और जिस तरह से किरण जी ने भी डाबर की बात की, और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो एक लंबी रेस का घोड़ा, हम सिर्फ बजट की बात नहीं कर रहे। बजट में हम जान रहे हैं कि सरकार का रूरल डिमांड, रूरल इकोनॉमी पर फोकस है, बहुत कुछ इस बाबत ऐलान होने की संभावना है, लेकिन अगर हम एक लॉन्ग रन में देखें तो कहाँ नजर रखनी चाहिए? देखिए डेफिनेटली मैरिको है, आप हौंसा कंज्यूमर है, ये सारी जो कंपनीज है वहां पे भी अपन स्पेसिफिक ध्यान रख सकते हैं। जब मैरिको है, हौंसा कंज्यूमर है, इनमें स्पेस खूब है, और आगे भी इनमें इमामी है, आप इमामी भी ले सकते हैं। तो इनका स्कोप जो है वो काफी लंबा है, और इसके अंदर इनकी प्रेजेंस जो भी है वो भी काफी बढ़िया है। तो इन जो भी अगर एडवांटेज मिलेगा तो इन सारी कंपनीज को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भी ये रूरल स्पेस में आती है तो इन सबको मिलेगा। कोलगेट स्पेसिफिक आप देख लीजिए, एचयूएल देख लीजिए, तो ये सारा एक पैक है ओवरऑल। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ परसेंटेज वाइज अप एंड डाउन कुछ कंपनीज में मिले, बट बड़ी कंपनी जहाँ पे है, एचयूएल है, कोलगेट है, मैरिको है, इमामी है, इन सबको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा रूरल डिमांड से। तो यहाँ पे पूरी मार्केट की आइज जो है ये सेक्टर पे स्पेसिफिक रहने वाली है। उसके साथ में ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस, रेलवे, ये सारे सेक्टर में ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ अपवर्ड होता है तो वहां पे भी एक गुंजाइश रहेगी। और अगर बाजार में कुछ ज्यादा बजट में कुछ आया नहीं तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड मार्केट कर रहा है, तो वहां पे वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर है जो चीजें ध्यान में रख के कल आपको उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो आज हमने कल की तैयारी में आपकी विशेष तैयारी, बजट की तैयारी कह लीजिए, ये कराई, और हमारे तमाम एक्सपर्ट ने तमाम सेक्टर्स को स्कैन किया और आपके लिए बेहतरीन रणनीति बताई। इसके साथ ही हम जान रहे हैं कि जो आज सवाल सामने आए वो ज़्यादातर बजट के आसपास ही, क्योंकि ज़्यादातर बाइंग आपकी उसके इर्द गिर्द और उसको टारगेट लेकर ही थी, तो वहाँ पर भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपको सलाह दी। जाते जाते अपने दोनों एक्सपर्ट से उनका डिस्क्लोजर लेंगे। किरण जी, सबसे पहले आप अपना डिस्क्लोजर दें। तो जो भी स्टॉक स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है उसमें मेरा या मेरी फैमिली का कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेफिनेटली हमारा क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनको सलाह है कि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें आप एंट्री लेना। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। महेश जी, अपना डिस्क्लोजर दें। डिस्क्लोजर से पहले एक वापस एक पॉइंट जो स्किप हो गया था, डिसइन्वेस्टमेंट का भी जो है गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ भी फोकस रहे। तो वहां पे भी अगर कोई चीज आती है तो वहां पे स्पेसिफिक फोकस रहेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे शिपिंग है या फिर कॉनकोर है या फिर और भी जैसे आईडीबीआई बैंक वगैरह, जो भी काउंटर डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो काउंटर है वहां पे भी एक गवर्नमेंट का ध्यान रह सकता है। तो वहां पे भी कुछ अनाउंसमेंट अगर आते हैं तो डेफिनेटली वहां पे भी ध्यान रखा जा सकता है। ये सारे स्टॉक्स जो अपन ने डिस्कस किए वहां पे मेरी इंडिविजुअल कोई पोजीशन नहीं है, बट कंपनी के क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। क्या करेंगे आप दोनों का इस अहम रणनीति के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि कल के बजट के बाद बाजार में जिस तरह से एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है वो ऑप्टिमिज्म बना रहे। कि कल के बजट की खास तैयारी आप ईटी नाउ स्वदेश पर सुबह 7 बजे से लगातार हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल, सबसे दिग्गज एक्सपर्ट और इसके साथ ही सबसे खास विश्लेषण आपको मिलेगा। फिलहाल कल की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।